हेलो एवरीवन। तो भारत का जो संवैधानिक विकास हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें एक क्लास हमारी हो गई थी। ये इसकी सेकंड क्लास है। इसमें हमने 1773 से लेकर 1909 का जो अधिनियम था वहां तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें जो ये लास्ट है 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये बच रहा था। आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो ये मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। जैसे 1909 का जो अधिनियम था उसको क्या नाम दिया था? मार्ले मिंटो। मार्ले कौन थे? भारत के सचिव थे और मिंटो कौन थे? वायसराय। उसी प्रकार से ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कह दिया 1919 के अधिनियम को। ठीक है, और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है ये संवैधानिक विकास का अंतिम अधिनियम माना जाता है। संवैधानिक विकास का अंतिम अधिनियम माना जाता है। अब हम क्या करना है कि इनमें जो प्रावधान किए गए 1919 में 1935 में उससे पहले हम इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि क्या वजह रही है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम आया और उस क्या वजह है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इनके प्रावधान देखने से पहले इनकी कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम 1919 के ही अधिनियम की पृष्ठभूमि देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि 1905 में बंग भंग होता है और उसके तहत जो हिंदू मुस्लिम होती है उसमें फूट पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? फूट पड़ जाती है। फिर 1906 में हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और गरम दल और नरम दल अलग बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है, इनमें हिंदू मुस्लिमों में फूट डली रहती है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सिस्टम डगमगाया ही था। फिर क्या होता है 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है जो हमने पहले कंप्लीट पढ़ लिया है इसको। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन रख दिया था। 1909 का अधिनियम हमने पढ़ लिया, उसमें हमने बताया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे व्यवस्था सुधरने लगती है और 1911 में जो बंग भंग था वो रद्द हो जाता है। और फिर 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध आता है। 1916 में होम रूल आंदोलन हो जाता है। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन होता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लखनऊ अधिवेशन के बाद से इनमें हिंदू मुस्लिम एकता शुरू हो जाती है। हिंदू मुस्लिमों में जो एकता वो शुरू हो जाती है और जो नरम दल और गरम दल बने थे वो पुनः एक हो जाते हैं। ठीक है, फिर आती 20 अगस्त 1916 20 अगस्त 1917 अगस्त घोषणा होती है। ये मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी तो इसको बोल दिया मॉन्टेग्यू घोषणा। ये ध्यान रखना, ये अगस्त घोषणा है, अगस्त प्रस्ताव नहीं है। अगस्त प्रस्ताव हम आगे पढ़ेंगे, ये अगस्त घोषणा है। तो कब हुई? 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू के द्वारा हुई थी तो इसको बोल दिया मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, अब इसके द्वारा, इस घोषणा के द्वारा ही इसका निर्माण होता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। और फिर अब इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो देखिए, जो मई 1919 में ही ब्रिटिश संसद में जाता है और दिसंबर 1919 में ये पारित हो जाता है। 1919 की बात हो रही है, मई में तो ये ब्रिटिश संसद में, दिसंबर में ये पारित हो जाता है। फिर जुलाई 1920 में ब्रिटिश क्राउन के इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और 1 जनवरी 1921 को ये लागू हो जाता है जो भारत शासन अधिनियम 1919 वो। और इस समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो थे डेविड जॉर्ज। ठीक है, तो डेविड जॉर्ज इस समय प्रधानमंत्री हो गए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और 1 जनवरी 1921 को ये लागू हो गया अगस्त घोषणा के द्वारा 20 अगस्त 1917 में। ठीक है, तो ये तो थी पूरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम 1919 का अधिनियम लागू होने की पूरी जो पृष्ठभूमि है।
1905 में बंग भंग आता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, 7 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम हमने पढ़ लिया है। फिर 1911 में बंग भंग रद्द हो जाती है और 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है और 16 में होम रूल आंदोलन और 16 में ही लखनऊ अधिवेशन होता है। इस लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता हो जाती है, नरम और गरम दल पुनः एक हो जाते हैं। फिर 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा होती है, मॉन्टेग्यू घोषणा इसको बोलते हैं। फिर इसी घोषणा को हमने क्या नाम दे दिया आगे, भारत शासन अधिनियम 1919। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1921 को ये लागू हो जाता है। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो इस समय कौन थे, डेविड जॉर्ज। इसके बाद हम देखते हैं 1935 का। अभी 1919 का कंप्लीट नहीं हुआ है, 1919 और 1935 को हम बिल्कुल साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 1935 का अधिनियम क्यों आया, तो उसको देखते हैं कि ये इसके आने की वजह। तो देखिए जो 1919 का था वो तो 1909 के अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था, वहीं 1935 का जो अधिनियम है वो इस 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था, ठीक है। और इसकी समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया गया जिसका क्या नाम है, साइमन आयोग। इस आयोग का क्या नाम है, साइमन आयोग। और इसी आयोग को कहा जाता है श्वेत आयोग, ठीक है। साइमन आयोग का ही दूसरा नाम है श्वेत आयोग। इस साइमन आयोग का गठन होता है नवंबर 1927 में। ये भारत में आता है 3 फरवरी 1928 को। नवंबर 27 में ये आयोग बनता है और फरवरी 1928 में ये भारत आता है। फिर 1930 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसकी अध्यक्षता किसने की, नाम से आ रहा है सर जॉन साइमन। इस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, स्टेनले बाल्डविन। स्टेनले बाल्डविन इस समय इनके प्रधानमंत्री थे। और भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड बार्किनहार्ड। ये जब जिस समय ये साइमन आयोग आया था उस समय की बात चल रही कि उस समय प्रधानमंत्री तो थे बाल्डविन और सचिव जो भारत सचिव है वो थे लॉर्ड बार्किनहार्ड। इस साइमन आयोग में 7 सदस्य थे और 7 के 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज। इस चीज से भारत में जो है विद्रोह की भावना जाग गई थी कि इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि इसका हर जगह विरोध हुआ और लाहौर में इसका विरोध करने का काम किया लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने लाहौर में विद्रोह किया था इसका और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हो जाती है। बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है लाला लाजपत राय जी की। और तब लाला लाजपत राय ने एक कथन दिया था कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील के समान होगी। ये लाला लाजपत राय जी का कथन है। फिर इस पर जो साइमन आयोग आया था उस साइमन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसकी चर्चा हेतु गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 में, 1931 में और 1932 में, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो भीमराव अंबेडकर जी है वो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, 1930 में भी, 1931 में और 1932, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं भीमराव अंबेडकर जी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि एक सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड आता है अगस्त 1932 में। इसमें क्या होता है, दलितों हेतु पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है। सांप्रदायिक पंचायत में दलितों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। फिर पूना पैक्ट हो जाता है सितंबर 1932 में। पूना पैक्ट हो जाता है सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी के मध्य। पूना पैक्ट किसके मध्य होता है, अंबेडकर और गांधी के मध्य, सितंबर 1932 में। इसके बाद क्या होता है कि गोल में जो सम्मेलन हुए थे उनका निष्कर्ष आता है और निष्कर्ष के बाद श्वेत पत्र जारी होता है मार्च 1933 में, मार्च 1933 में। और इसी श्वेत पत्र के द्वारा 1935 का एक्ट बनाया जाता है। 1935 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम ये बनता है। तो इस प्रकार से हम ये 1935 का भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि देख ली। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें मेन क्या जाता है, साइमन आयोग जो नवंबर 1927 में आता है। भारत में कब आता है ये,
3 फरवरी 1928 को रिपोर्ट 1930 को दे दी। अध्यक्षता सर जॉन साइमन करते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन है। भारत सचिव बार्किन हार्ड है और 7 सदस्य थे। 7 के साथ क्या थे? अंग्रेज थे। लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया और इन्होंने ये कथन दे दिया। उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। फिर सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड आया। अगस्त 1932 में दलितों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पूना पैक्ट हो जाता है अम्बेडकर गांधी के मध्य सितंबर 1932 में। और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्ष के बाद श्वेत पत्र जारी होता है 1933 में। और फिर इसके बाद 1935 का अधिनियम पारित हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें जो है 1919 और 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि अच्छे से हमने पढ़ ली है। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों ही अधिनियमों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। चलिए, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या प्रावधान हुए हैं उनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तरदायी जो सरकार की जो शुरुआत हो जाती है 1919 में हो जाती है, लेकिन उत्तरदायी शासन की जो स्थापना होती है वो 1935 के अधिनियम में होती है। अब हम इसमें आगे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, केंद्र में बात ध्यान रखना, 1919 का अधिनियम कहता है कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल बन जाता है। विधानमंडल में जो है 2 सदन बन जाते हैं केंद्र में। किसमें? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल बन जाता है। और वो 2 सदन कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये द्विसदन वाली जो बात है दोनों ही भारत शासन अधिनियम में। तो 2 सदन कौन से थे? काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्य परिषद नाम दिया, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको केंद्रीय विधानसभा नाम दिया। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानसभा। अब इसमें क्या है कि जो राज्य परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसको उच्च सदन कहा गया और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, केंद्रीय विधानसभा है, उसको निम्न सदन कहा गया। ठीक है, इनका कार्यकाल, इनके जो सदस्य है उनका कार्यकाल रखा 5 वर्ष। वहीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे उनका कार्यकाल रखा 3 वर्ष। फिर हम देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, उच्च सदन है, राज्य परिषद, उसमें 60 सदस्य थे। वहीं लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, केंद्रीय विधानसभा है, उसमें 145 सदस्य रखे। ठीक है, इसमें 60 और इसके 45 सदस्य हैं। जो 60 सदस्य हैं उनमें से गवर्नर जनरल द्वारा, ये ध्यान रखना मैंने यहाँ पर हर जगह जी लिखा है, उसका मतलब है गवर्नर जनरल। ठीक है, तो जी यानी गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत सदस्य कितने थे? 27। और इनमें से निर्वाचित सदस्य कितने थे? 33 सदस्य। तो टोटल सदस्य की बात करें तो कितने थे? 60। और मनोनीत जो गवर्नर जनरल मनोनीत करता है उनकी संख्या 27 और निर्वाचित कितने हैं? 33। ठीक है, इन 27 में से भी 20 कैसे थे? सरकारी और 7 कैसे? गैर सरकारी। ठीक है, 7 तो गैर सरकारी मनोनीत किए गए और 20 सरकारी। तो 60 टोटल, जिसमें से 27 मनोनीत और 33 कैसे हो गए? निर्वाचित। 20 सरकारी और 7 गैर सरकारी हो गए। वहीं हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो इसमें टोटल 145 सदस्य थे, जिसमें से गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे 41। वहीं निर्वाचित कितने हैं? 104। ठीक, अब इन 41 में से 26 कैसे हो गए? सरकारी और 15 कैसे हो गए? गैर सरकारी। तो ये तो हो गया हमारा 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसमें किस प्रकार से 2 सदन केंद्र में बनाए गए। कहाँ पर? केंद्र में 2 सदन रखे गए और ये इस प्रकार से इनका 2 सदन, इसमें इस तरीके से विभाजन है। कितने कितने सदस्य है, कौन कौन से सदन है, कितना उनका कार्यकाल है, ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में ये जो केंद्र में द्विसदन विधानमंडल बनाया था, अब इस केंद्रीय जो विधानमंडल का क्या कर देते हैं? विस्तार कर देते हैं और प्रांतों में द्विसदन लागू कर देते हैं।
प्रांतों में द्विसदन लागू कर देते हैं। तो हम देखते हैं जो संघ सरकार होती है, यहाँ पर 1935 के अधिनियम में संघ सरकार बनी, जिसके दो मुख्य अंग रखे गए, एक संघीय कार्यपालिका और एक संघीय विधान पालिका। क्या रखे? संघीय कार्यपालिका और संघीय विधान पालिका या विधानमंडल का विस्तार कर दिया इस प्रकार से कि संघीय कार्यपालिका और संघीय विधान पालिका दो रखे। जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो तो है ब्रिटिश सम्राट, लेकिन इसकी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल के पास है। ठीक है, तो कार्यपालिका का जो प्रधान है वो तो ब्रिटिश सम्राट को रख दिया, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि जो संघीय विधान पालिका है उसके 2 सदन रखे और उन दोनों सदनों का नाम है राज्य परिषद और संघीय सभा। क्या है? राज्य परिषद और संघीय सभा। राज्य परिषद को यहाँ उच्च सदन का और संघीय सभा को निम्न सदन का। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, जो हम पढ़ते हैं लोकसभा निम्न सदन, तो पूछ सकते हैं कि लोकसभा के समकक्ष कौन सा है? संघीय सभा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। तो याद रखना, जो राज्य परिषद है वो उच्च सदन है, संघीय सभा है वो निम्न सदन है। राज्य परिषद का कार्यकाल रख दिया 9 वर्ष और संघीय सभा का सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना रख दिया? 5 वर्ष। ठीक है, वहां हम जो पढ़ के आए थे यहाँ पर 1919 में काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और लेजिस्लेटिव का 3 वर्ष। यहाँ हम देखते हैं तो राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष और संघीय सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। सदस्यों की संख्या अब यहाँ पर उच्च सदन में बढ़ाकर, जहाँ पहले 60 थी काउंसिल ऑफ स्टेट में, वहीं अब राज्य परिषद में 260 कर दी। ठीक है, वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में जहां हमने 145 सदस्य पढ़े थे निम्न सदन में, वहीं इनके जो निम्न सदन है संघीय सभा, उसमें 375 सदस्य कर दिए टोटल। इसमें 260 और इसमें 375। अब इन 260 में से ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 156 सदस्य और देसी रियासत से कितने थे? 104 सदस्य। ब्रिटिश प्रांत से 156 और देसी रियासत से कितने थे? 104। वहीं संघीय सभा की बात करें तो ब्रिटिश प्रांत से 250 सदस्य थे, वहीं देसी रियासत से 125 थे। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ही है, 375, 250 और 125। राज्य परिषद में 260, 156 और 104। अब इस 156 में से भी 150 सदस्य ऐसे जिनका प्रत्यक्ष चुनाव किया गया। 150 सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव किया गया और 6 सदस्य थे वो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हमने देख लिया कि 1919 में किस प्रकार से 2 सदन बने और 1935 में कौन कौन से 2 सदन बन गए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो 1919 का अधिनियम है उसमें क्या किया? प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया। द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन लगा दिया और इस द्वैध शासन के जनक है लियोनस कर्टिस। द्वैध शासन के जनक कौन है? लियोनस कर्टिस। और द्वैध शासन के द्वारा क्या किया? इनमें दो विषयों में बंटवारा कर दिया। कौन कौन सी? सुरक्षित विषय या हम बोल सकते हैं आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इन सुरक्षित विषयों पर का प्रशासन करने का काम करेगा गवर्नर और कार्यकारिणी परिषद। गवर्नर जो है वो कार्यकारिणी परिषद के साथ मिलकर इनका प्रशासन करने का काम करेगा। ये जो कार्यकारिणी परिषद होती है इनकी जो नियुक्ति होती है वो ब्रिटिश सरकार करती है। ठीक है, वहीं हस्तांतरित विषय रख दिए जिन पर प्रशासन करने का काम, जिनको गवर्नर और एक मंत्री परिषद के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया गया। यहाँ पर मंत्रियों परिषद के द्वारा इसका हस्तांतरित विषयों का प्रशासन करेगा। ये जो मंत्री है वो गवर्नर के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और ये गवर्नर को सलाह देने का काम करता है, लेकिन गवर्नर इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अब इस हस्तांतरित विषय में जो कुछ विषय थे उन्हें हस्तांतरित किया गया। अब वो हस्तांतरित कौन कौन से विषय है? देखिए, मेन मुख्य रूप से जो है वो 4 विषय रखी गई है।
स्थानीय स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो सभी हस्तांतरित विषय में आएंगे और गवर्नर है वो मंत्री के साथ इनका प्रशासन करने का काम करेगा। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया, सुरक्षित विषय हस्तांतरित 2 विषयों में बांट दिया। सुरक्षित विषयों का प्रशासन संभालेगा गवर्नर कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। इस कार्यकारिणी परिषद का जो है उसको ब्रिटिश सरकार नियुक्त करेगी। वहीं हस्तांतरित विषयों का प्रशासन करेगा गवर्नर और मंत्री। इन मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो गवर्नर करता है। मंत्री गवर्नर को सलाह देते हैं, लेकिन गवर्नर उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब कौन कौन से विषय है जो हस्तांतरित विषय है? स्थानीय स्वायत्त शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 1935 के अधिनियम में, जो 1919 का जो अधिनियम है उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया, लेकिन 1935 में ये जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा और केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी वही सुरक्षित और हस्तांतरित विषय रखे गए। सुरक्षित विषयों पर जो गवर्नर है वो स्वयं विवेक से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर को स्वयं विवेक से निर्णय लेने की शक्ति दी गई यहाँ पर सुरक्षित विषयों में, और जो हस्तांतरित विषय थे वही गवर्नर और मंत्री के द्वारा उसी प्रकार से थे। अब इसमें कौन कौन से जो विषय है जो आरक्षित कर दिए कि उन पर गवर्नर अपनी स्वयं विवेक से ही निर्णय लेंगे, तो वे विषय थे प्रतिरक्षा से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित, ईसाई धर्म से संबंधित, और जो एससी है अनुसूचित जो जाति है उसके क्षेत्र से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सभी विषयों को क्या कर दिया? सुरक्षित कर दिया और गवर्नर के अधीन कर दिया। गवर्नर इन पर अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1919 में सबसे पहले केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल कर दिया। 1935 में केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार कर दिया और प्रांत में द्विसदन लागू कर दिया। फिर हम देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया, लेकिन यहाँ पर प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया। तो ये हमारा 1919-1935 के अधिनियम का कुछ प्रावधान थे। इसके बाद हम और आगे देखते हैं कि क्या क्या इनमें प्रावधान किए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में 321 आर्टिकल रखे, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी। ये थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। अच्छा, इनके बाद हम देखेंगे कि इनमें और क्या प्रावधान किया गया। तो जो 1919 का अधिनियम है उसके द्वारा क्या किया गया? प्रांत तथा केंद्र में विषयों का बंटवारा कर दिया। ये इस विकेंद्रीकरण के नाम से भी आता है, विषयों का केंद्र और प्रांतों में विषयों का विकेंद्रीकरण। विषयों का क्या कर दिया? विकेंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, प्रांत और केंद्र में विषयों को बांट दिया, जिसमें 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में कितने विषय रखे गए? 50 और केंद्र में कितने रखे गए? 47 विषय रखे गए। अभी ये विषय कौन कौन से हैं इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी आप इतना ही याद रखें कि प्रांतों में 50 विषय रखे गए और केंद्र के लिए 47 विषय रखे गए। अच्छा, 1935 के अधिनियम में इन विषयों का जो बंटवारा है वो 3 सूचियों में कर दिया, और वो सूची कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में इसका बंटवारा कर दिया। संघ सूची में 59 विषय रख दिए, 59 विषय रख दिए। राज्य सूची में 54 विषय रख दिए और समवर्ती सूची में 36 विषय रख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना कि 1919 के अधिनियम में तो केंद्र और प्रांत में विभाजन किया गया। प्रांत में 50 विषय, केंद्र में 47 विषय। वहीं 1935 के अधिनियम के द्वारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, जिसमें संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए हैं।
ठीक है। फिर हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्ति से संबंधित क्या प्रावधान किए गए। तो 1919 का जो अधिनियम हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल है उसको मुख्य प्रशासनिक सत्ता प्राप्त हो गई। फिर ये भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा। प्रांतीय विषयों के जो विधेयक है, प्रांतीय विषय के जो विधेयक है उन पर इनकी पूर्व अनुमति आवश्यक हो गई। जो विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे और उन पर उनकी पूर्व अनुमति आवश्यक हो गई। साथ ही कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, प्रांतों से संबंधित विधेयक ऐसे होते हैं जिनको गवर्नर जनरल मानता है कि ये हम कानून बना सकते हैं, तो उन पर कानून बनाने की शक्ति भी गवर्नर जनरल के पास है। यानी अपने खुद स्व विवेक से किसी भी विधेयक को गवर्नर जनरल कानून बना सकता है। तो ये गवर्नर जनरल के लिए इसमें प्रावधान किए गए। वहीं 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को मंत्रियों के विरुद्ध जो स्व विवेक से कार्य कर सकने की शक्ति दी गई और उसको नाम दे दिया संरक्षण और आरक्षण। गवर्नर जनरल जो है मंत्रियों के विरुद्ध स्व विवेक से कार्य कर सकते, इसी को नाम क्या दे दिया, संरक्षण और आरक्षण। साथ ही जो गवर्नर जनरल है वो उसको अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दे दी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद है उसमें क्या परिवर्तन किया गया। तो कार्यकारिणी परिषद में 6 में से 3 को क्या 3 भारतीय रखे, 6 में से 3 भारतीय रखे और जो सदस्य हैं वो भारत सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं, भारत सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। 1935 के अधिनियम में सेम यही रखा कार्यकारिणी परिषद के बारे में, लेकिन इसमें इसके संबंधित क्या रख दिया कि जो मैक्सिमम सदस्य है वो 10 रहेंगे, 10 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, ये प्रावधान कर दिया 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं भारत परिषद। भारत परिषद का आकार है उसमें घटा दिया जाता है 1919 के अधिनियम में, और इसके जो 15 सदस्य थे भारत परिषद में वो अब घटाकर कितने कर दिए, 12। भारत परिषद का निर्माण हमने ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनका निर्माण किया था। अब इसमें 1919 में क्या किया, इसके जो सदस्य हैं वो पहले कितने थे, 15, लेकिन घटाकर अब कितने कर दिए, 12 कर दिए। वहीं 1935 के अधिनियम में इस भारत परिषद को ही समाप्त कर दिया जाता है। आपको पता होगा ये जो भारत परिषद है इसकी स्थापना हमने कब की थी, क्यों की थी, भारत सचिव की सहायता हेतु की थी, भारत सचिव की सहायता के लिए की थी इस भारत परिषद का गठन। अब इसको समाप्त कर दिया और समाप्त करके हमने एक परामर्शदाता की व्यवस्था कर दी। जो भारत सचिव के लिए अब क्या कर दिया, परामर्शदाता की व्यवस्था कर दी। अभी जो परामर्शदाता है भारत सचिव को परामर्श देंगे, लेकिन भारत सचिव जो रहेगा इसकी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। ठीक है, परामर्श मानने के लिए भारत सचिव बाध्य नहीं रहेगा। और इन परामर्शदाताओं की जो सदस्य संख्या रख दी कितनी, 6 सदस्यों की परामर्शदाता व्यवस्था कर दी। और ये जो परामर्श देंगे भारत सचिव को, तो भारत सचिव जो है उनका परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया जाता है, भारत सचिव की जो शक्ति है वो कम करके वायसराय को हस्तांतरित कर दी जाती है। यानी भारत सचिव की जो शक्ति है उसको कम कर दिया जाता है और उनकी शक्तियों को, कुछ शक्तियां जो कम की गई है उनको फिर वायसराय को हस्तांतरित कर दी जाती है। फिर एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं और इसके लिए आता है पहला शाही आयोग, रॉयल आयोग या ली आयोग का गठन होता है 1923-24 में। इसके द्वारा ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, इंपॉर्टेंट है याद रखना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के द्वारा होता है। कब होता है, 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन होता है। इसमें सदस्य कितने रखे, 5,
कार्यकाल 6 वर्ष, नियुक्ति राज्य सचिव करेगा और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। सिर्फ एक बार ही ये इसका सदस्य बन सकता है, दोबारा नहीं बन सकता। तो नियुक्ति राज्य सचिव होगी, सदस्य 5 वर्ष का होगा, कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया और 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना होगी। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है। जहां इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है, वहीं 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है उसमें क्या करते हैं कि जैसे कुछ सेवा से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक प्रवर या उच्च सेवा रखती जाती है और कुछ अन्य सेवाएं रखती जाती है। प्रवर और उच्च सेवाओं का जो नियंत्रण करेगा वो राज्य सचिव करेगा। तो राज्य सचिव का नियंत्रण होता है इन पर, उच्च सेवा या प्रवर सेवा में। अब इन उच्च सेवा या प्रवर सेवा में कौन कौन सी आ जाएगी? जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विस जो है, जो भारतीय सिविल सेवा हो जाएगी, भारतीय पुलिस सेवा हो जाएगी और भारतीय जो चिकित्सा हो जाएगी वो इसमें आ जाती है। ठीक है, प्रवर या उच्च सेवा में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 1919 का जो अधिनियम है उसमें क्या किया गया? भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, सिख, एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहले ईसाइयों के लिए की गई थी, मुस्लिमों के लिए पहले पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब इस पृथक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, सिख और एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। साथ ही हम 1935 में देखते हैं कि जो वंचित वर्ग थे, महिला वर्ग थी, मजदूर वर्ग थे, उनके लिए भी 1935 में पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना कर दी। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो 1919 और 1935 का जो अधिनियम है वो कंपेयर से पढ़ा है कि इसमें क्या किया गया है और इसमें इससे संबंधित क्या प्रावधान किए गए। अब इनके अलावा, कंपेयर के अलावा इसमें हम थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं। कुछ इसमें जैसे 1919 का में क्या बचा हुआ है कि इसमें क्या है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया। 1919 के अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया। साथ ही ICS की जो परीक्षा है उसका आयोजन किया गया। इंडियन सिविल सर्विस जो है, भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा उसका आयोजन किया गया। सर्वप्रथम इस परीक्षा का जो आयोजन किया गया था वो इलाहाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में किया गया। विधान परिषद में जो सदस्य थे, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, उनका परसेंटेज निर्धारित किया गया कि जो निर्वाचित सदस्य रहेंगे वो कितने रहेंगे? 70% रहेंगे और मनोनीत जो वायसराय मनोनीत करेंगे उनमें सरकारी 10% और गैर सरकारी कितने रहेंगे? 20%। इस प्रकार हम देखते जो 1919 का जो अधिनियम उसके द्वारा विधानसभा के चुनाव होते हैं। इस 1919 के अधिनियम के तहत ही विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो वो कब होते हैं? 1920 का जो चुनाव होता है 1919 के तहत ही होता है। 1923 का, 26, 1930, 1934 और 1945 का जो चुनाव होता है विधानसभा के, वो सभी चुनाव 1919 के अधिनियम के तहत होते हैं। 20, 23, 26, 30, 34 और 45। अब याद रखना कि जो 1945 का अधिनियम है उससे पहले 1935 का अधिनियम आ गया था, लेकिन 1935 के जो प्रावधान है वो लागू नहीं हुए थे। तो 1945 में जो चुनाव हुआ था वो 1935 के अधिनियम से नहीं हुए थे, वो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही हुए थे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि इसी अधिनियम के तहत ही कैग का पद सृजित होता है। नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक है, कैग, CAG कैग, उसका पद भी 1919 के अधिनियम के द्वारा ही सृजित होता है। फिर आता है नरेंद्र मंडल। इसमें नरेंद्र मंडल, इसी अधिनियम के तहत नरेंद्र मंडल का गठन किया जाता है 1921 में। इसका नामकरण करता है जय सिंह अलवर के जय सिंह थे और
इसका फर्स्ट अध्यक्ष बनाया लॉर्ड रीडिंग को, जो उस समय क्या थे, वायसराय थे। लॉर्ड रीडिंग इसके अध्यक्ष बने। पहले चांसलर बने बीकानेर का जो महाराजा थे गंगा सिंह चांसलर बने और इसके सदस्य थे 121 जो राजा थे इसके सदस्य थे। 121 राजा नरेंद्र मंडल के सदस्य थे। ठीक है, 1921 में गठन, 121 राजा। जयसिंह अलवर के जयसिंह ने इसका नामकरण किया और बीकानेर के गंगा सिंह इसके फर्स्ट चांसलर बने। वायसराय जो थे रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, वो इसका फर्स्ट अध्यक्ष बन गया। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि इस अधिनियम को कुछ संज्ञाएं दी गई है। अब किसने क्या कहा है इस अधिनियम के बारे में वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को कहा है बिना सूरज का सवेरा। बाल गंगाधर ने क्या कहा, बिना सूरज का सवेरा। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने क्या कह दिया, भारतीय जनता के लिए नवीन बंधन या बेड़ियों का नया जाल। किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। और एसएन बनर्जी ने कहा उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक और ठोस काम। ये कहा एसएन बनर्जी ने। तो ये कुछ संज्ञा थी जो 1919 के अधिनियम के लिए इन्होंने कही है। उसके बाद हम 1935 का अधिनियम में कुछ बचे हुए प्रावधान और देख लेते हैं। चलिए, तो मेन इसका इम्पोर्टेंट आ जाता है संघीय न्यायालय की जो स्थापना की जाती है 1935 के अधिनियम के द्वारा की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है। सदस्य इसमें निर्धारित कर दिए कि 1+6 सदस्य रहेंगे, लेकिन नियुक्ति जो की जाती है 2 ही सदस्य की जाती है। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है पहला, वो मोरिस गोयर को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। नियुक्ति कौन करता है, ब्रिटिश सम्राट। और इनकी जो मैक्सिमम आयु रखी गई 65 वर्ष रखी गई। और ये जो संघीय न्यायालय के जो सदस्य हैं, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, वो इस ब्रिटिश सम्राट के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेंगे। यानी ब्रिटिश सम्राट जब चाहेगा इनको पद से हटा सकता है। ठीक, ये जो संघीय न्यायालय था सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय जो था वो था प्रीवी काउंसिल। सर्वोच्च न्यायालय कौन था, प्रीवी काउंसिल था। संघीय न्यायालय जो था वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई और इसके द्वारा ही भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। प्रांत में द्विसदन विधानमंडल की स्थापना की गई और 6 प्रांतों में द्विसदन रखे गए। याद रख सकते हैं बंगाल, बम्बई और बिहार, तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। बैग से स्टार्ट है, बंगाल, बम्बई और बिहार। ठीक, फिर असम को याद रख लेना, असम से ही तीनों बन जाएंगे। ऐसे असम, से संयुक्त प्रांत और मैं से मद्रास। असम, संयुक्त प्रांत और मद्रास। तो आपको बै याद रखना है और असम याद रखना है। तो बंगाल, बम्बई और बिहार और असम में ही तीनों छुपे हैं, असम, संयुक्त प्रांत और मद्रास। ठीक है, तो इन 6 प्रांतों में द्विसदन विधानमंडल था। उसके बाद हम देखते हैं इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही आरबीआई का गठन किया जाता है। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही आरबीआई का गठन किया जाता है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसका जो पहला जो अध्यक्ष बनाया वो बना दिया ओसबोर्न स्मिथ को। इसका मुख्यालय था कलकत्ता। जिस समय इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय था कलकत्ता। 1937 में इस मुख्यालय को बदल कर क्या कर दिया, मुंबई। 1935 में इसका मुख्यालय क्या हो गया, मुंबई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1919 का और 1935 में क्या क्या प्रावधान किए गए वो हमने अच्छे से इसमें क्लियर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और फिर मैं आपके लिए जितने भी जो टॉपिक है उनको अच्छे से तैयार करके
पढ़ा सकूं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1935 का अधिनियम है उसके बारे में भी कुछ अलग अलग संज्ञाएं दी गई है, उनको अभी हम और पढ़ लेते हैं। 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में भी देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, दास्ता या गुलामी का अधिनियम, दास्ता या गुलामी का अधिनियम। यह एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, सड़ी हुई योजना। फजल उल हल्क ने कहा, यह न तो हिंदू राज है और न ही मुस्लिम राज है। हिंदू राज और मुस्लिम राज के बारे में किसने कहा, फजल उल हल्क ने। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये बाह्य रूप से जनतंत्रवादी है और अंदर से कैसा है, खोखला है। वहीं सी राजगोपालाचार्य ने कहा, द्वैध शासन प्रणाली से भी क्या है, बुरा है। एटली ने कहा, अविश्वास का प्रतीक। चर्चिल ने कहा, वायसराय को हिटलर और मुसोलिनी के समस्त अधिकार प्राप्त है। चर्चिल ने क्या कहा, जो यहाँ का जो वायसराय है उसको हिटलर या फिर हम बोल सकते हैं मुसोलिनी के समस्त अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमारा जो 1919 का और 1935 का जो ये अधिनियम है अब ये कंप्लीट हो जाता है। और संवैधानिक जो विकास है जिसके जो अधिनियम है यहाँ तक हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें जो संविधान सभा है उसका निर्माण से संबंधित कुछ प्रावधान और जो ये वैवल योजना आई थी, साथ ही और कुछ इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो सब हम अब अगली क्लास में, एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जो ये समितियां बनी थी, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी समिति, इनके कौन कौन से अध्यक्ष थे, उन सबको हम एक क्लास में और कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तो भारत का संवैधानिक विकास चल रहा था मेन अपना, इसमें हमने पहले की जो क्लास हुई थी उसमें ये पढ़ लिया था 1773 से लेकर यहाँ तक ये सारे अधिनियम उसमें कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमने 1919 और 1935 का अधिनियम भी कंप्लीट कर लिया है। मेन जो संवैधानिक विकास है इसमें अपना कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा बहुत इसमें कुछ बच रहा है, योजना वगैरह आई थी बाद में, उनको और करना बाकी है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब आप जरूर कर देना और शेयर करना। धन्यवाद।